इस गहन चर्चा में स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय की तह तक जा रहे हैं जो ऊपर से देखने में शायद काफी सीधा लगता है, पौधों को पानी देना। हाँ, बिल्कुल। लेकिन जमीन के नीचे जड़ों के आसपास पानी का व्यवहार वो काफी पेचीदा है। हम सिंचाई इंजीनियरिंग के नजरिए से मृदा नमी संबंधों मतलब सॉइल मॉइस्चर रिलेशनशिप को खंगाल रहे हैं। बिल्कुल, और ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि पानी देना एक बात है और ये पक्का करना कि पौधा उस पानी का इस्तेमाल कर पाए वो बिल्कुल दूसरी बात है। बहुत कुछ मिट्टी पर निर्भर करता है, उसकी अपनी प्रकृति पर। सही कहा। हमारे पास इस विषय पर एक काफी विस्तृत तकनीकी चर्चा का सार है। हमारा मकसद है इस जानकारी से वो मुख्य बातें निकालना जो हमें ये समझने में मदद करें कि फसल की जड़ों के दायरे में, रूट जोन में पानी कैसे रुकता है। हाँ। कौन सा पानी पौधे सच में पी सकते हैं और क्यों सही समय पर सही मात्रा में पानी देना इतना जरूरी है और अक्सर इतना मुश्किल भी। तो चलिए इस छुपी हुई दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत कहाँ से करें? जमीन के नीचे क्या चल रहा है? हाँ, तो सोचिए, हम जमीन की एक क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले एक अहम लेवल होता है जल स्तर या वाटर टेबल। वाटर टेबल, ठीक है। हाँ, ये वो गहराई है जिसके नीचे जमीन पानी से पूरी तरह भरी हुई है, मतलब संतृप्त है, सैचुरेटेड है। इसे हम भूजल कहते हैं, ग्राउंड वाटर। और इसके ऊपर जहां पौधों की जड़ें होती हैं, वो वाला हिस्सा? हाँ, तो जल स्तर के ऊपर का जो हिस्सा है उसे कहते हैं वातन क्षेत्र, जोन ऑफ एरेशन, या वैडो जोन भी कहते हैं। वातन क्षेत्र, जोन ऑफ एरेशन। हाँ, यहाँ मिट्टी के कणों के बीच जो खाली जगह होती है, पोर्स, उसमें पानी और हवा दोनों मौजूद होते हैं। अच्छा। और इसी क्षेत्र की सबसे ऊपरी परत है मृदाजड़ जल क्षेत्र, सॉइल रूट वाटर जोन। यही वो इलाका है जहाँ सारा खेल होता है। अच्छा, रूट जोन। हाँ, यहीं से पौधे पानी और अपने पोषक तत्व खींचते हैं। इसीलिए आज हमारा ज्यादातर ध्यान इसी रूट जोन पर रहेगा। ठीक है। तो जब बारिश होती है या हम सिंचाई करते हैं, पानी इस रूट जोन में पहुंचता है, फिर क्या होता है? क्या सारा पानी वहीं रुक जाता है? नहीं, सोचिए, मिट्टी एक स्पंज जैसी है, पर उसके छिद्र मतलब पोर्स अलग अलग साइज के हैं। तो जब पानी डाला जाता है, कुछ पानी तो छोटे छिद्रों में और मिट्टी के कणों से चिपक कर रुक जाता है। लेकिन जो पानी बड़े छिद्रों में होता है या जो मिट्टी की पकड़ क्षमता से ज्यादा होता है, वो गुरुत्वाकर्षण मतलब ग्रेविटी के कारण नीचे बह जाता है। हाँ, और आखिरकार नीचे जल स्तर तक पहुंचकर भूजल का हिस्सा बन जाता है। अच्छा, तो इसी नीचे बह जाने वाले पानी को इसी को गुरुत्वाकर्षण जल कहते हैं, ग्रेविटेशनल वाटर। एकदम सही, बिल्कुल। ये पानी रूट जोन से तेजी से निकल जाता है, इसलिए पौधे इसका ज्यादा फायदा नहीं उठा पाते, वो बस वहां से गुजर रहा होता है। सिंचाई के ठीक बाद ये मौजूद होता है, पर कुछ ही घंटों या मान लीजिए दिनों में बह जाता है। तो फिर पौधों के काम का पानी कौन सा है जो रुक जाता है, वो वाला? हाँ, बिल्कुल। गुरुत्वाकर्षण जल के बह जाने के बाद जो पानी मिट्टी के छोटे छोटे छिद्रों, सतह तनाव, सरफेस टेंशन और कणों के आपसी आकर्षण के कारण हाँ, आसंजन और संसंजन बल, एडहेजन और कोहेजन, इनकी वजह से गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध टिका रहता है, वही है असली हीरो। अच्छा। इसे कहते हैं केशिका जल, कैपिलरी वाटर। केशिका जल। हाँ, ये पानी मिट्टी के कणों के बीच पतली फिल्मों और धागों जैसा मौजूद होता है। यही वो पानी है जिसे पौधे अपनी जड़ों से खींच सकते हैं। इसीलिए इसे हम उपलब्ध जल, अवेलेबल वाटर की श्रेणी में रखते हैं। मतलब यही वो पानी है जो पौधों की प्यास बुझाता है। लेकिन स्रोत में एक तीसरे प्रकार के पानी का भी जिक्र है, आर्द्रता ग्राही जल, हाइग्रोस्कोपिक वाटर। ये क्या बोला है? हाँ, ये भी दिलचस्प है। सोचिए, मिट्टी के कण बिल्कुल सूख गए हैं। अब जब पानी आता है तो पानी के अणु, मॉलिक्यूल्स, मिट्टी के कणों की सतह पर बहुत मजबूती से चिपक जाते हैं। कैसे? जैसे चुंबक से लोहे का बुरादा चिपकता है, कुछ वैसा ही। पानी की ये बेहद पतली परत जो सीधे कणों से चिपकी होती है, उसे आर्द्रता ग्राही जल कहते हैं। ये आसंजन बल, एडहेजन फोर्स के कारण होता है। आसंजन बल मतलब पानी के अणु और मिट्टी के कणों के बीच का आकर्षण। बिल्कुल। लेकिन क्या पौधे इसे इस्तेमाल कर सकते हैं? ये भी उपलब्ध है? नहीं, यही तो खास बात है। ये पानी मिट्टी के कणों से इतनी मजबूती से जकड़ा होता है कि पौधे की जड़ें इसे खींच ही नहीं पाती। अच्छा। ये वहां है, पर पौधे के लिए अनुपलब्ध है, नॉन अवेलेबल।
स्रोत में सही शब्द इस्तेमाल हुआ है एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन मतलब सतह पर चिपकना, अब्जॉर्प्शन नहीं जो अंदर सोखना होता है। ये पानी बस सतह पर चिपका रहता है। वाह, ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब मिट्टी में पानी होना ही काफी नहीं है ना? ये भी देखना होगा कि वो किस रूप में है और कितनी मजबूती से पकड़ा हुआ है। हाँ बिल्कुल। इसी से जुड़ा एक कॉन्सेप्ट है मृदा नमी तनाव, सॉइल मॉइस्चर टेंशन, SMT। इसका क्या मतलब है? क्या पौधों को पानी खींचने में मेहनत करनी पड़ती है? बिल्कुल, आप इसे ऐसे समझें कि मिट्टी पानी को पकड़ कर रखना चाहती है। हाँ। पौधे को उस पकड़ के विरुद्ध बल लगाकर पानी खींचना पड़ता है। तो मृदा नमी तनाव या SMT वही बल है जो पौधे की जड़ों को प्रति इकाई क्षेत्र लगाना पड़ता है ताकि वो मिट्टी से पानी खींच सकें। अच्छा, एक तरह का खिंचाव। हाँ, खिंचाव। इसे अक्सर वायुमंडल, एटमॉस्फेयर्स या ATM में मापा जाता है। और ये तनाव कब ज्यादा होता है? स्रोत में वो चॉकलेट बांटने वाली मिसाल दी गई थी, वो क्या थी? हाँ, वो अच्छी मिसाल है। देखिए, जब मिट्टी में पानी भरपूर होता है, नमी ज्यादा होती है, तो पानी ढीला ढाला होता है, उसे खींचना आसान होता है, मतलब SMT कम होता है। ठीक है, जैसे कमरे में बहुत सारी चॉकलेट हो तो हर कोई आराम से उठा लेता है, कोई छीना झपटी नहीं। हाँ, सही है। लेकिन जैसे जैसे मिट्टी सूखने लगती है, बचा हुआ पानी कणों से और छोटे छिद्रों में ज्यादा मजबूती से चिपक जाता है। अब पौधे को उसे खींचने के लिए ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, SMT बढ़ जाता है। अच्छा। ठीक वैसे ही जैसे अगर चॉकलेट कम हो और लेने वाले ज्यादा, तो हर किसी को ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी, है ना? समझ गया। कम पानी मतलब ज्यादा तनाव, ज्यादा SMT। लेकिन एक और मिलता जुलता शब्द है, मृदा नमी दबाव, सॉइल मॉइस्चर स्ट्रेस, SMS। ये तनाव टेंशन से कैसे अलग है? हाँ, ये एक बहुत जरूरी बारीक अंतर है। मृदा नमी दबाव SMS असल में दो तरह के दबाव का जोड़ है। दो का? कौन कौन से? पहला तो यही मृदा नमी तनाव SMT, जो हमने अभी समझा, मिट्टी की पानी को भौतिक रूप से पकड़ कर रखने की ताकत के विरुद्ध लगने वाला बल। ठीक है, SMT। और दूसरा है परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, ये क्या होता है? ये मिट्टी के पानी में घुले हुए लवणों मतलब सॉल्ट्स की मात्रा पर निर्भर करता है। अगर मिट्टी के पानी में नमक ज्यादा है तो पानी का रासायनिक विभव, केमिकल पोटेंशियल, कम हो जाता है। अब पौधे की जड़ों की कोशिकाओं में नमक की सांद्रता कम होती है, तो पानी को जड़ों के अंदर जाने के लिए इस परासरण दाब के विरुद्ध भी काम करना पड़ता है। अच्छा, तो अगर मिट्टी खारी है, मतलब उसमें नमक ज्यादा है, तो पौधे पर दोहरा बोझ पड़ता है। बिल्कुल सही समझे आप। उसे न सिर्फ मिट्टी की पकड़ से पानी खींचना है, बल्कि उस नमक वाले घोल से भी पानी निकालना है। बिल्कुल, ज्यादा नमक होने पर पौधे को पानी खींचने में बहुत ज्यादा मुश्किल होती है, भले ही मिट्टी में पानी मतलब केशिका जल मौजूद हो। ओह, यही वजह है कि खारी जमीनों में पौधे मुरझा सकते हैं, जबकि मिट्टी गीली दिख रही हो। कुल मिलाकर SMS पौधे के लिए पानी खींचने की कुल कठिनाई को दर्शाता है। अच्छा, तो SMT प्लस ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू SMS। हाँ बिल्कुल, इसीलिए अच्छी खेती के लिए मिट्टी में नमक की मात्रा कम रखना जरूरी है। स्रोत में शायद निक्षालन, लीचिंग का जिक्र इसी संदर्भ में था। हाँ था, लीचिंग। हाँ, तो निक्षालन में यही करते हैं, खेत में अतिरिक्त पानी डालते हैं ताकि वो पानी मिट्टी में घुले हुए फालतू लवणों को बहाकर रूट जोन से नीचे ले जाए। अच्छा, नीचे ले जाएं। हाँ, इससे परासरण दाब कम होता है और पौधे आसानी से पानी ले पाते हैं। ये तो पानी की उपलब्धता का पूरा नजरिया ही बदल देता है। चलिए, अब उन खास नमी स्तरों पर आते हैं, मॉइस्चर कंटेंट लेवल्स, जो रूट जोन में बहुत मायने रखते हैं। इन्हें समझना सिंचाई के लिए बेहद जरूरी है ना? हाँ बिल्कुल। तो सबसे ज्यादा पानी कब होता है मिट्टी में? जब मिट्टी के सारे छिद्र, छोटे बड़े सब, पानी से लबालब भरे हों, उस स्थिति को कहते हैं संतृप्ति क्षमता, सैचुरेशन कैपेसिटी। सैचुरेशन कैपेसिटी। हाँ, ये मिट्टी की पानी सोखने की अधिकतम सीमा है। इस समय पानी इतना आसानी से उपलब्ध होता है कि SMT लगभग 0 होता है। लेकिन जैसा हमने कहा, ये स्थिति ज्यादा देर टिकती नहीं। क्यों? ओह हाँ, क्योंकि वो गुरुत्वाकर्षण जल, हाँ बिल्कुल, ग्रेविटेशनल वाटर जल्दी ही नीचे बह जाता है। ओके। ठीक है, तो जब ये फालतू पानी यानी गुरुत्वाकर्षण जल बह जाता है, तब क्या होता है? कौन सा लेवल आता है? हाँ, जब गुरुत्वाकर्षण जल पूरी तरह निकल जाता है, इसमें आमतौर पर सिंचाई या भारी बारिश के बाद मिट्टी के प्रकार पर निर्भर करता है, 2 से 5 दिन लगते हैं। 2 से 5 दिन? ठीक है। हाँ, तब मिट्टी में जो पानी केशिका बलों द्वारा पकड़ कर रखा जाता है, उस नमी के स्तर को कहते हैं क्षेत्र क्षमता।
फील्ड कैपेसिटी एफसी। फील्ड कैपेसिटी FC, ये नाम सुना है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये वो अधिकतम मात्रा है जिसे मिट्टी गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध होल्ड कर सकती है। यहाँ SMT अभी भी काफी कम होता है, जैसे 110 से 13 ATM। मतलब पानी पौधों को आसानी से मिल रहा है। ओके। इसे अक्सर पौधों के लिए उपलब्ध पानी की ऊपरी सीमा माना जाता है। सोचिए, ये मिट्टी के लिए पानी का टैंक फुल वाली स्थिति है, फालतू पानी बह जाने के बाद। टैंक फुल, ये अच्छा तरीका याद रखने का। FC मतलब टैंक फुल। और टैंक खाली कब माना जाएगा? वो निचला स्तर जहां तक पौधे पानी खींच सकते हैं। वो निर्णायक बिंदु है स्थायी म्लानी बिंदु, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, PWP। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, PWP। हाँ, ये मिट्टी में नमी का वो स्तर है कि अगर नमी इससे नीचे चली जाए तो पौधे अपनी पत्तियों से होने वाले पानी के नुकसान यानी वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपिरेशन की भरपाई के लिए मिट्टी से पर्याप्त पानी नहीं खींच पाते। तो फिर नतीजा, पौधे मुरझाने लगते हैं और अगर पानी न मिले तो स्थायी रूप से मुरझा जाते हैं। फिर चाहे बाद में कितना भी पानी दें, वो ठीक नहीं होते। ओह, मतलब ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न जैसा है। हाँ, एक तरह से। इस बिंदु पर बचा हुआ पानी, जो मुख्यतः आर्द्रताग्राही होता है और बहुत मजबूती से बंधा केशिका जल, वो इतनी जोर से मिट्टी से चिपका होता है कि पौधे की जड़ें हार मान लेती हैं। यहाँ SMT बहुत ज्यादा होता है, 7 से 32 ATM या उससे भी ज्यादा। 7 से 32 ATM। हाँ, तो ये उपलब्ध पानी की निचली सीमा है, यानी टैंक एम्प्टी वाली लाइन। C टैंक फुल, PWP टैंक एम्प्टी। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पौधों के लिए जो पानी सच में काम का है, वो इन दोनों के बीच का पानी है, FC और PWP के बीच की मात्रा। बिल्कुल सही। इसी पानी के भंडार को उपलब्ध नमी कहते हैं, अवेलेबल मॉइस्चर, AM। गणित में कहें तो AM = FC - PWP। FC - PWP। हाँ, दोनों को नमी प्रतिशत या गहराई के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ये मुख्य रूप से केशिका जल है जिसका पौधा इस्तेमाल कर सकता है। कर सकता है, आपने कर सकता है पर जोर दिया। मतलब क्या इस पूरे उपलब्ध पानी को पौधा एक समान आसानी से इस्तेमाल कर पाता है? स्रोत में आसानी से उपलब्ध नमी, रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर, RAM का भी जिक्र था। बहुत अच्छा सवाल। नहीं, पौधा इस पूरे भंडार का पानी एक जैसी आसानी से नहीं खींच पाता। देखिए, जब नमी क्षेत्र क्षमता के पास होती है तो पानी निकालना बहुत आसान होता है, SMT कम होता है। जैसे जैसे नमी कम होती जाती है और PWP के नजदीक पहुंचती है, पौधे को पानी खींचने में ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, SMT बढ़ता जाता है। हाँ, वो चॉकलेट वाली बात याद आ गई। बिल्कुल। तो उपलब्ध नमी का वो ऊपरी हिस्सा, आमतौर पर करीब 75-80%, जिसे पौधा बिना किसी खास तनाव या मशक्कत के आसानी से खींच लेता है, उसे आसानी से उपलब्ध नमी कहते हैं, रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर, RAM। अच्छा, मतलब पूरा AM आसानी से नहीं मिलता, सिर्फ उसका ऊपरी 75-80% हिस्सा ही RAM है। हाँ, बिल्कुल। और वो लाइन कहाँ है जहाँ से पौधे को मेहनत ज्यादा लगने लगती है, जहाँ से RAM खत्म होता है? उस महत्वपूर्ण नमी स्तर को इष्टतम नमी सामग्री कहते हैं, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, OMC। कभी-कभी इसे मैनेजमेंट अलाउड डिप्लीशन, MAD भी कहते हैं। OMC या MAD, ठीक है। ये वो नमी का स्तर है जिसके नीचे जाते ही पौधे को पानी खींचने में उल्लेखनीय तनाव महसूस होने लगता है। मतलब SMT तेजी से बढ़ने लगता है। ये RM की निचली सीमा है। अच्छा। व्यावहारिक सिंचाई का सबसे बड़ा लक्ष्य यही होता है कि रूट जोन में नमी को इस OMC स्तर से नीचे न गिरने दिया जाए। अच्छा, तो ये OMC ही वो चाबी है जो बताती है कि अगली सिंचाई कब करनी है, ये वो ट्रिगर पॉइंट है। बिल्कुल। सिंचाई का फैसला इसी आधार पर होता है। हमें खेत में नमी की निगरानी करनी होती है, मॉनिटर करना होता है, और जैसे ही नमी OMC के स्तर तक पहुंचने वाली हो, हमें सिंचाई कर देनी चाहिए। और कितनी सिंचाई करनी चाहिए? PWP तक या नहीं, इतनी कि मिट्टी में नमी का स्तर वापस क्षेत्र क्षमता यानी FC तक पहुंच जाए। मतलब टैंक को OMC से वापस FC तक भरना है। अच्छा, OMC से FC तक। जी, ठीक है। हाँ। इससे सुनिश्चित होता है कि पौधे को लगातार बिना तनाव झेले आसानी से पानी मिलता रहे। यही सिंचाई की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन, तय करता है। ये सब समझने के बाद सिंचाई का पूरा विज्ञान ही अलग नजरिए से दिखने लगता है। अच्छा, स्रोत में कुछ और शब्द थे, जैसे नमी तुल्यांक,
मॉइस्चर इक्विवेलेंट, क्या ये एफसी जैसा ही है? हाँ, नमी तुल्यांक या मॉइस्चर इक्विवेलेंट असल में प्रयोगशाला में लैब में क्षेत्र क्षमता एफसी का अनुमान लगाने का एक तेज तरीका है। लैब में, खेत में नहीं? हाँ, खेत में एफसी पता करने के लिए पानी देने के बाद 2-5 दिन इंतजार करना पड़ता है, जैसा हमने कहा। लैब में मिट्टी के गीले सैंपल को एक मशीन होती है सेंट्रीफ्यूज, उसमें बहुत तेज घुमाते हैं। सेंट्रीफ्यूज? हाँ, गुरुत्वाकर्षण से 1000 गुना बल पर लगभग 30 मिनट तक। इससे वो जो गुरुत्वाकर्षण जल है वो जबरदस्ती बाहर निकल जाता है। जो नमी बचती है उसे नमी तुल्यांक कहते हैं। अच्छा, एक तरह का शॉर्टकट। हाँ, बिल्कुल। ये मान अक्सर एफसी के काफी करीब होता है, शायद थोड़ा सा कम हो सकता है। ये बस एक लैब शॉर्टकट है एफसी का अंदाजा लगाने के लिए। और एक और शब्द था, मृदा नमी की कमी, सॉइल मॉइस्चर डिफिशिएंसी। ये तो बहुत सीधा है। किसी भी समय पर रूट जोन में जो नमी मौजूद है और जो क्षेत्र क्षमता एफसी है, उन दोनों के बीच जितना अंतर है वही मृदा नमी की कमी है। मतलब कितना पानी कम है एफसी तक पहुंचने में? हाँ, बिल्कुल। यानी मिट्टी के पानी के टैंक को वापस फुल एफसी तक करने के लिए जितने पानी की जरूरत है वही कमी या डेफिशिएंसी है। सिंचाई में हम इसी कमी को पूरा करते हैं। ये सब कॉन्सेप्ट तो समझ आ गए, लेकिन खेत में असल में कितना पानी देना है ये कैसे पता चलेगा? क्या हम रूट जोन में जमा पानी की मात्रा जैसे इंच या सेंटीमीटर में माप सकते हैं? हाँ, बिल्कुल माप सकते हैं। और ये गणना करना सिंचाई प्रबंधन का एक बहुत अहम हिस्सा है। हम रूट जोन में पानी की मात्रा को पानी की गहराई, डेप्थ ऑफ वाटर, जिसे DW कह सकते हैं, के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। गहराई पानी की मिट्टी में? हाँ, इसके लिए एक बुनियादी सूत्र, एक फॉर्मूला इस्तेमाल होता है जो मिट्टी के गुणों को ध्यान में रखता है। वो है DW = नमी सामग्री, मिट्टी का शुष्क इकाई भार, पानी का इकाई भार, रूट जोन की गहराई। ओह, तो इसमें मिट्टी कितनी भारी है, मतलब सूखे होने पर उसका वजन, और जड़ें कितनी गहरी हैं, ये सब मायने रखता है? बिल्कुल। मिट्टी का शुष्क इकाई भार, ड्राई यूनिट वेट, जिसे गामा D कहते हैं, वो बताता है कि मिट्टी कितनी सघन है, कितनी कॉम्पैक्ट है। पानी का इकाई भार गामा W, वो तो एक मानक मान है। और रूट जोन की गहराई D, वो फसल पर निर्भर करती है। ठीक है। तो अगर हमें क्षेत्र क्षमता FC पर पानी की कुल गहराई निकालनी है तो हम FC का मान दशमलव में, सूत्र में नमी सामग्री की जगह रखते हैं। और अगर उपलब्ध नमी की गहराई निकालनी हो, AM की? तो हम FCPWP का मान नमी सामग्री की जगह इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, तो ये सूत्र हमें बताते हैं कि FC और PWP के बीच असल में कितने इंच या सेंटीमीटर पानी जमा है। हाँ, बिल्कुल। ये गणनाएं बहुत ज़रूरी हैं, खासकर न्यूमेरिकल समस्याओं को हल करने के लिए और ये तय करने के लिए कि एक बार में कितनी सिंचाई करनी है, ताकि हम OMC से FC तक नमी वापस ला सकें बिना पानी बर्बाद किए या ज़रूरत से कम दिए। ये सब सिंचाई प्रणाली डिज़ाइन करने का आधार है। ठीक है, लगता है हमने मिट्टी और पानी के इस जटिल रिश्ते की काफ़ी परतें खोल ली हैं। अगर मैं मुख्य बातों को समेटूं तो हमने समझा कि ज़मीन के नीचे पानी अलग अलग क्षेत्रों में बटा है, पर असली खेल रूट जोन में होता है। हाँ, मिट्टी में 3 तरह का पानी है, गुरुत्वाकर्षण जो बह जाता है, केशिका जो पौधों के काम का है, और आर्द्रताग्राही जिससे पौधे इस्तेमाल नहीं कर सकते। सही। फिर हमने उन महत्वपूर्ण नमी स्तरों को जाना जो सिंचाई के लिए जरूरी हैं, क्षेत्र क्षमता FC यानी टैंक फुल, स्थायी म्लानी बिंदु PWP यानी टैंक एम्प्टी, और इष्टतम नमी सामग्री OMC जो सिंचाई का ट्रिगर पॉइंट है। बिल्कुल। और ये भी समझा कि पौधों को पानी खींचने में मेहनत लगती है, जो मिट्टी सूखने पर और नमक होने पर SMS के कारण बढ़ जाती है। इन सबको समझकर ही हम सही सिंचाई रणनीति बना सकते हैं। बहुत अच्छे से समेटा आपने। बिल्कुल सही। ये सारे कंसेप्ट एक दूसरे से जुड़े हैं और इनका मकसद एक ही है, पानी का कुशलता से इस्तेमाल, ताकि फसल अच्छी हो और हमारा कीमती जल संसाधन बर्बाद ना हो। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, खेत पर असल पैदावार और पानी की बचत में सीधा असर डालती है ये चीजें। बिल्कुल। अंत में हमारे श्रोताओं के लिए कोई ऐसा विचार जिस पर वो और सोच सकें, कुछ सोचने को छोड़े उनके लिए। जरूर। हमने देखा कि आर्द्रताग्राही जल मिट्टी के कणों से कितनी जबरदस्त ताकत से चिपका रहता है ना, जिसे पौधे भी नहीं निकाल पाते। हाँ, बिल्कुल। अब सोचिए उन इलाकों के बारे में जो बहुत ज्यादा सूखे हैं, जैसे रेगिस्तानी या बंजर जमीनें।
अगर हम वहां पानी पहुंचा भी दें तो क्या मिट्टी की ये प्रवृत्ति, खासकर जब वो बेहद सूखी हो, पानी को इतनी मजबूती से पकड़ लेने की, उस जमीन को फिर से उपजाऊ बनाने की राह में एक अतिरिक्त चुनौती खड़ी नहीं करते? सोचने वाली बात है। क्या मिट्टी की अपनी आंतरिक प्रकृति ही पानी की उपलब्धता को सीमित कर सकती है, पानी होने के बावजूद? ये सोचने वाली बात है ना? वाकई एक गहरा सवाल, बहुत दिलचस्प। इस जानकारीपूर्ण सफर में हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।